कोविड-19 के बाद पाकिस्तान के अंदर ये हर कोई कह रहा है कि मईशत अफेक्ट होगी, हो रही है, और बल्कि पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कुछ रिलीफ इंट्रोड्यूस किया और हुकूमत की इंटेंशन भी ये है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, लेकिन असल में पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में हो क्या रहा है, इस वक्त हालात क्या है। बहुत कमी है ऐसे लोगों की जो कि एक्चुअली ना सिर्फ इस सब्जेक्ट को समझते हैं बल्कि जो पढ़े लिखे भी हैं, जिनका एक्सपोजर सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है बल्कि वो दुनिया को भी देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि वहाँ पर रियल एस्टेट के अंदर क्या हो रहा है, और जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अचीव किया है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बीइंग पाकिस्तानी अपने आप को मनवाया है, अपने ब्रांड को मनवाया है। तो मैं तारुफ करवा देता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान अली खान साहब, आप CEO हैं एंड को फाउंडर EMPG। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। और उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ज़ीशान अली खान साहब, आप CEO हैं ज़मीन.com के। तो ज़मीन.com जो है वो जब आपके जहन में आएगा तो यकीनी तौर पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल पर ऐप रखी हुई होगी या उसको सब्सक्राइब किया होगा या उससे कुछ सर्च किया होगा प्रॉपर्टी के हवाले से, तो वो लोगों को क्लिक तो हो गया। तो इमरान साहब, इससे पहले कि मैं ज़रा रियल एस्टेट के ऊपर आ जाऊँ, बड़ा ज़रा कैंडिडली बताइएगा कि आपकी कंट्रीब्यूशन है क्या और आपकी जो ब्रांड ने अचीव क्या किया है, बिकॉज मेरे जहन में या लोगों के लिए भी जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए क्या अचीवमेंट है। पाकिस्तान से ही शुरू किया था, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन.com से, और फिर करते करते दुबई में हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया बयूत के नाम से। अच्छा। जो कि UAE, सऊदी, जॉर्डन, मिडल ईस्ट के सारे काफ़ी मुल्कों में है, और जो ये सारा फिर जो ग्रुप बनाया वो उसको EMPG का उसका नाम है। ठीक। और अल्लाह का शुक्र है आज हमारे जो बिजनेसेस हैं वो 16 ममालिक में हैं माशाल्लाह। फ्रॉम फ़िलिपींस, इंडोनेशिया, वहाँ से लेके पाकिस्तान, UAE पूरा, मोरक्को, मेक्सिको में भी बिज़नेस है। जो ब्रांड्स हैं हमारे ज़मीन.com पाकिस्तान में है, OLX भी OLX? जी, OLX भी ज़मीन के, वी एक्वायर्ड OLX रिसेंटली। अच्छा। और हमने रिसेंटली एक्वायर किया OLX को। दुबई में बहुत मशहूर ब्रांड है डुबिज़ल, वो भी EMPG का है। डुबिज़ल भी OLX की तरह का ही प्लेटफॉर्म है जो कि UAE में चलता है। ज़बरदस्त। तो ज़्यादातर हमारा जो फोकस रहा है वो रियल एस्टेट पे रहा है, और ये जो 16 ममालिक हैं इन सब में हमारा रियल एस्टेट का काम ज़रूर है। ईशान साहब, ये जो आइडिया है बेसिकली ये ज़मीन.com का, आमतौर पे तो टिपिकल कॉन्सेप्ट है ना कि किसी ने घर ख़रीदना है, बेचना है, रेंट करना है, लेना है रेंट पे या देना है रेंट पे, तो वो लोग रियल एस्टेट एजेंट्स के पास जाते हैं। सो ये आइडिया कहाँ से आया कि इसको एक ऐसा कोई बना दिया जाए? जी मनी, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली होता क्या है, आप जब भी कोई आइडिया के बारे में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो वो आइडिया साथ साथ चेंज भी हो रहा होता है, द एवोल्यूशन ऑफ द आइडिया, यानी उसमें तब्दीली आ रही होती है और आप बेहतर से बेहतर आइडिया लेके आ रहे होते हैं। शुरू में जब ज़मीन.com हमने लॉन्च की तो हमें ये आइडिया हो गया था कि पाकिस्तान में जो जिस तरह रियल एस्टेट का कारोबार हो रहा है उसमें गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, और वो गैप ऐसे है कि एक बायर जब प्रॉपर्टी ख़रीदने निकलता है तो उसको एक सर्विस टाइम पे नहीं मिल रही, वो सर्च नहीं कर सकता उसने कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी देखनी है, कैसे वो प्रॉपर्टी ढूंढे जो उसको जिस प्रॉपर्टी की उसका मकसद है उसको वो ख़रीद सके। सो ज़मीन.com ने माशाल्लाह जी आज तक हम लोग कोई तकरीबन मिलियंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ गैदर कर चुके हैं। हर प्रॉपर्टी बाकायदा मैनुअली चेक होती है। मैनुअली चेक से मुराद ये है कि उसके ऊपर एक फ़िज़िकल चेक, पीछे टीम बैठी हुई है, 200 लोगों की सिर्फ टीम है जो बैठ के प्रॉपर्टी की तस्वीरें खींच रही है, उसको कलेक्ट कर रही है, उसको वेरीफाई कर रही है, ताकि जब एंड यूज़र प्रॉपर्टी ख़रीदने आए तो उसको खाली वैरायटी ना मिले, उसको जो प्रॉपर्टी मिले वो एक्चुअली अवेलेबल भी हो। उसके साथ साथ जब हम ये काम कर रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा बायर्स ऐसे भी हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है, तो अमूमन हमारे यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी वो एतमाद नहीं है कि आप जाके खुलेआम काम कर सकें, और उसमें फिर कभी कभी आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है कोई। तो हमने वेरीफाइड प्रॉपर्टीज़ लॉन्च की जिसमें हम फिजिकली ग्राउंड पे जाके प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके उसको वहाँ पे डालते हैं, और साथ साथ फिर हम सेल्स में भी आ गए प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की सेल के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि लैंड आपका होना चाहिए मौजूद और इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और अप्रूवल हों। तो ये सब आपकी होती है, आप सब वेरीफाई करते हैं? जी जी, और ये सारा आपको प्लेटफॉर्म पे मिलता है ज़मीन.com के, ताकि आप प्रॉपर्टीज़ ख़रीद भी सकें और प्रॉपर्टीज़ के अंदर सर्च भी कर सकें। तो ये ट्रस्ट डेवलप करने में बड़ा टाइम लगा होगा, क्योंकि लोग तो फिजिकली अगर किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं वहाँ ट्रस्ट नहीं होता, तो वेब के ऊपर बड़ा मुश्किल होगा। ये तो बड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी, बिकॉज होता क्या है कि ट्रस्ट जो है ना जी आपका हर बिज़नेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, और क्रेडिबिलिटी उसी से बिल्ड होती है। सो हम लोगों ने शुरू में जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को अप्रूव करना शुरू किया, हमारा मकसद था एक टीम पीछे बैठ के
एक्चुअली उसको बैठ के फिजिकली चेक करे और अप्रूव करे। तो दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। जितनी भी एजेंसीज जो ज़मीन पे काम करती हैं उनके फिजिकली ऑफिस चेक किए जाते हैं ताकि उनका बाकायदा एक सेटअप हो, ताकि हम बता सकें, फिर हम उनको ट्रस्टेड एजेंसीज़ का लोगो देते हैं। और एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि जब हमने काम शुरू किया 2006 में जी, तो उस वक्त इंटरनेट की पेनिट्रेशन नहीं थी, लोग इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करते थे, मोबाइल फ़ोन पे भी लोग प्रॉपर्ली उस तरह काम नहीं करते थे। सो वहाँ से लोगों को सिखाना, या आप समझ लें कि जितना भी हमारा 14 साल का सफ़र रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जैसे इमरान ने आपको बताया 16 मुल्कों में काम कर रहे हैं, इसमें द की ड्राइवर हैज़ बीन ग्राउंड पे जाके समझना कि कमज़ोरी और कमी क्या है। बहुत बिजनेसेस जब काम शुरू करते हैं तो वो एक एंगल लेके आते हैं कि मैंने इस तरह काम करना है, और काम चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो एजेंट्स के साथ साथ फिर बिज़नेस को लेकर चले हैं, जो वो ट्रस्ट भी बिल्ड किया है, मार्केट में भी बिल्ड किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज हमारी तकरीबन 3000 लोगों की टीम है जी ऑन द ग्राउंड, और 16 शहरों में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, ये जो लोगों के जहनों में भी है, बिकॉज आप एक्सपर्ट हैं इमरान साहब, ये जो हुकूमत ने भी एक रिलीफ पैकेज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हुकूमत कह रही है, खासतौर पे कोविड-19 के बाद, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैसे भी जो एक सादा सा एहसास था, मैं भी आपको पहले भी कहा, आपने कहा ये जो बैठ जाने वाला लफ्ज़ है बड़ा हार्श स्टेटमेंट है, बट ज़रा सादा अल्फाज में बताइएगा। लोग कहते हैं रियल एस्टेट में वो चाम नहीं रहा जो पहले था, या वो बात नहीं रही, इसकी क्या वजह है? तो रियल एस्टेट में ज़्यादा मसले मसाइल आना शुरू थे 2016 में, जो टैक्स रजीम चेंज हुई थी। अच्छा। मिसाल के तौर पे नॉन फाइलर पे आ गया कि नॉन फाइलर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, तो अब काफ़ी सारे नॉन फाइलर ने प्रॉपर्टी ली भी थी। अगर वो प्रॉपर्टी बेचेंगे उस पैसे से अमूमन वो फिर एक और लेते थे, अब वो ले नहीं सकते तो वो बेचेंगे भी नहीं इसी तरह। उसकी वजह से जो ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं कि कितनी प्रॉपर्टीज़ एक महीने में या एक साल में बिक रही हैं, वो कम हो गई। उसकी वजह से फिर एजेंट्स ने भी सफ़र किया, और जब वो बिकना कम हो जाएंगी तो वो रोटेट नहीं हो रही, प्रॉपर्टीज़ बिक नहीं रही, आगे ट्रांजैक्शंस कम हो रही हैं, तो पूरे सेक्टर ने सफ़र किया इसकी वजह से। जो चांद की आप बात कर रहे थे, आई थिंक रियल एस्टेट की जो नेचुरल डिमांड है वो तो अभी भी है, लाइक इन्वेस्टर्स, मगर जो जेन्युइन बायर्स जिसको कहते हैं आप, ठीक, मगर अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर था जिसने आज प्रॉपर्टी ली और 2 महीने बाद बेच दी, एक तो वो नॉन फाइलर का इशू आ गया था जो कि अब हटा दिया। आई थिंक दैट्स अ गुड पॉजिटिव मूव कि हर कोई प्रॉपर्टी ले सकता है। सही। दूसरा जो उस पर टैक्सेस आ गए कुछ, कि कैपिटल गेन, आप मुनाफा कमाएंगे उस पर आपको कितना टैक्स देना है, ट्रांसफ़र फीस जो आपने देनी है, पहले वो होता था कि डीसी रेट, अब वो एफबीआर रेट्स आ गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो ट्रांसफ़र टैक्सेस भी पड़ेंगे, अब मुनाफे के अंदर से निकलेंगे। सही। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए वो सारे पीछे थोड़ा सा। ओवरऑल यू फील कि ये शायद ज़रूरी भी था, इसको थोड़ा ज़्यादा इतना बेहतर रजीम को गवर्नमेंट के लिए? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलेटेड जितना सेक्टर होगा उतना बेहतर चलेगा, उतना अच्छा चलेगा। एक चीज़ अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स था, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत कम थी। फ़र्ज़ करें एक प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर लाख थी तो आप टैक्स 10,000 रुपये पे लगा रहे थे, 6-7% जितना भी हो। अब अगर आप पूरे लाख पे लगाएंगे तो टैक्स का रेट थोड़ा कम होना चाहिए, ट्रांसफ़र पे कम होना चाहिए, क्योंकि बाहर के ममालिक में आप देख लें तो ट्रांसफ़र की जो प्राइस है उसका तकरीबन 2 से 4% के बीच में टैक्स होना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये जो अभी हुकूमत की तरफ से जो कहा जा रहा है, या जो रिलीफ पैकेज दिया गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, एनालाइज भी किया होगा, कुछ समझ आती है? क्योंकि मैं ज़रा कॉमन पाकिस्तानी के लिए भी आपसे पूछ रहा हूँ कि जिसने घर बनाना है, या हुकूमत ने उसे इंसेंटिव दिया है कि भाई बनाओ, इसमें ये फ़ायदा है, हम इस चीज़ में आपको छूट मिल जाएगी, तो एक्चुअली फ़ायदा नज़र आ रहा है आम आदमी को? ओवरऑल ये कि जो हुकूमत, एंड नॉट जस्ट हुकूमत, खाली हुकूमत नहीं, जितने इदारे हैं, बाकी स्टेट बैंक भी इसमें आ जाता है, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है। आई थिंक पहली बार ऐसा है कि हर कोई एक ही सफ़े पे इस पे कि रियल एस्टेट के साथ हमने इसको उठाना है, इस इंडस्ट्री को, क्योंकि सबको पता है, हर कोई बात करता है कि 30-40 और इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता हैं इसके साथ, ग्लास हो गया, पेंट हो गया, सीमेंट हो गया, तो हर कोई अब कोशिश कर रहा है कि सेक्टर को चलाया जाए। और जितने आप देखें आगे पीछे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, वो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा जीडीपी का परसेंटेज होता है, 5-6% तक चला जाता है ब्राज़ील में, इंडिया में, और जो बाकी भी ममालिक हैं। हमारे यहाँ वो 1% पे है कब से। अच्छा। क्यों नहीं होता ये? अब इस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, विच जो कि हमें भी लगता है कि बहुत अच्छा ये एक अप्रोच है कि इसको उठाया जाए। इसमें हम काफ़ी इसको अप्रिशिएट करते हैं जो सारे इनिशिएटिव्स हैं। उसमें से ये भी एक इनिशिएटिव है जो आप अभी बात कर रहे थे। ठीक। इसका ये है कि इसमें जो डेवलपर्स के साथ है, वो डेवलपर्स जो एग्जिस्टिंग डेवलपर्स थे वो तो इसमें आएंगे, वो इसमें शायद पार्टिसिपेट भी करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स चलेंगे, मगर चैलेंजेस अभी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हैं जिस पे काम हो रहा है, जहाँ तक हमें पता है, और होम फाइनेंस पे काफ़ी काम होने वाला है अभी।
अच्छा, एक निशान साहब, ये यहाँ पर बार बार जो परसेप्शन है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, जो लोग रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं उनके हवाले से भी, कि जी इसमें बहुत सारे शायद फ्लॉज हैं और लोग हर तरह की शायद मैल प्रैक्टिस भी होती है। आप क्या सजेस्ट करते हैं हुकूमत को एज एन एक्सपर्ट कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? बिकॉज अभी इमरान साहब भी कह रहे थे ना, इस सेक्टर को तो चले हुकूमत कहती है उठाना है, बट वो शायद कहने से या बातों से तो नहीं होगा, जिनसे बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। तो क्या आप समझते हैं हुकूमत को इसमें मजीद क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी कदम जो है ना जी, जो रूट कहते हैं ना कि आपने प्रॉब्लम की जड़ तक आना है, राइट। सो अमूमन हम जो है डिमांड साइड को नेगलेक्ट कर जाते हैं, सप्लाई साइड को देखते हैं। अब आपकी जो डिमांड है 10 मिलियन हाउस होल्ड की शॉर्टेज जो कह रहे हैं, वो अपर क्लास में नहीं है, मिडिल क्लास में नहीं है, वो लोअर इनकम ग्रुप्स में है। अब लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए आपने क्या कदम उठाने हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो सब बात करते हैं, मैं इसको शायद रिपीट ही कर रहा हूँ, कि आपकी जो मॉर्गेज, जो लीजिंग की कंट्रीब्यूशन है, वो 0.2% है टू GDP, बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट। जी, इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हैं, एंड आपका फोरक्लोजर फ्रेमवर्क नहीं है। आपके पास इतने राइट्स नहीं है कि जब बैंक ने एक्सरसाइज करने वो राइट्स आपको घर से आपको निकालने के लिए, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट कर गए हैं लोन पे, तो वो बैंक एक्सरसाइज नहीं कर सकता, और वो फिर आप लंबे अरसे के लिए उसमें फंसे रहते हैं। एंड देन बैंक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में लगे होते हैं। इवन द डॉक्यूमेंटेशन इतनी वो तो वो बैंक्स रिस्क नहीं लेते, राइट। तो मॉर्गेज की जो कंट्रीब्यूशन जब GDP पे नहीं है, आप अगर नेबरिंग कंट्रीज में देख लें 5%, 7%, 10% तक कंट्रीब्यूशन होती है। अब क्या है, आपके पास एक न्यू वेव ऑफ बायर्स नहीं है जिन्होंने एक्चुअली प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। आप पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट को देखें तो वो रेयरली कभी क्रैश की है, बड़ी स्टेबल मार्केट है, कैश बेस्ड मार्केट है। आज मैंने फैसला कर लिया मैंने घर नहीं बेचना, आप जो भी मर्जी कर लें, मैं घर नहीं बेचूंगा। आप मेरे सर पे बंदूक भी रख लें तो मैं घर नहीं बेचूंगा, राइट। लेकिन अगर मेरे पास एक लाइबिलिटी होती है, मैंने लोन पे ऑफ करना होता है, तो एक वॉलेटाइल मार्केट होती है जो मार्केट के लिए अच्छा था, जिसमें उतराव भी होता, नीचे भी आती है, फिर नीचे ऊपर जाती, तो आप उसमें कमाते भी गवाते भी। इट्स अ स्टेबल, जिस तरह ग्लोबली होता है। अब वो न्यू वेव ऑफ बायर्स जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, आप प्रॉपर्टी के अंदर से मिडिल और अपर क्लास को कैटर करते रहेंगे, और आप प्रॉपर्टी को एक्सपैंड नहीं कर रहे कि एक्चुअली ये बायर्स आएँ और आके ख़रीदें। इसको करना मतलब आप कह रहे हैं जब ये आप क्या किया जाए? देखिए, फोरक्लोजर फ्रेमवर्क लेके आया जाए, बहुत ज़रूरी है, राइट। जिसके अंदर राइट्स दिए जाएँ बायर्स को, कि बैंक्स को, या जो भी आपकी लोन डिस्ट्रीब्यूट करी है जो भी कंपनी। उसके अलावा आपने रिफॉर्म्स के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी लेके आनी है, ताकि आप प्रॉपर्टी के या इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज कर सकें, प्रॉपर्टी के जो मॉर्गेज रेट्स हैं उनको भी मैनेज कर सकें। और फिर आपका क्रेडिट सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री में बैंक्स आपकी, मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। हमने ज़मीन.com पे जी कोई 50,000 इंक्वायरीज़ जनरेट की बैंक्स के लिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। ये मॉर्गेज इंक्वायरीज़ थी जो एक्चुअली वेरीफाइड थी, यानी क्वालिफाई करके आ गई। उसमें से जो एक्चुअली लोन सैंक्शन है वो 30 से 50 तक थे, बल्कि वो भी नहीं सैंक्शन है, वो क्वालिफाई है, और एक्चुअली उसमें से सिर्फ 30 लोन्स, और ये 50,000 क्वालिफाइड इंक्वायरीज थी। तो आप रेट देखें कि कन्वर्जन रेट कहाँ पे है। तो जब आप बायर्स को कैटर नहीं करेंगे, आप सहूलत नहीं देंगे, एवरेज हाउस होल्ड इनकम क्या है, मतलब हम सब जानते हैं, राइट, उसमें आप घर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट्स द प्रॉब्लम, वी नीड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। एक फॉरगेट अबाउट द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट, जो हुकूमत कहती थी हमने हाउसिंग की तरफ आना है, इतने लाख घर बना देने हैं, एज एन एक्सपर्ट मुझे बताइए कि इमरान साहब, क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, फॉर दैट मैटर, इतने बड़े स्केल पर घर बना देना? जो 5 मिलियन का नंबर है, आई थिंक मैं वही कह रहा हूँ, उसकी पॉलिटिक्स साइड। श्योर, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू हैव अ हायर गोल। कुछ तो अचीव करेंगे इंशाल्लाह आप। सो जापान में तकरीबन मिलियन हाउसिंग यूनिट्स वो उन्होंने बनाई हुई है एक साल के अंदर। हाँ, जापान इज़ अ लार्ज कंट्री, राइट, पॉपुलेशन भी 100 मिलियन से ज़्यादा है। तो वहाँ पे ये है कि जापान में जितने ज़्यादा हाउसेज बना लिए, टेक्नोलॉजी वगैरह एडवांसमेंट्स हैं। एंड अगेन आई थिंक मैं जो निशान का पॉइंट था, मैं उसी पे आऊँगा, ये घर खरीदेगा कौन, ये घर लेगा कौन? तो इतने ज़्यादा घर बनाने के लिए तो आपको डेवलपर्स चाहिए। डेवलपर्स का जो प्लान बने उसमें उनका कोई वायबिलिटी हो, वायबिलिटी मतलब कुछ तो मुनाफा हो, मतलब पैसा डुबोने के लिए तो वो ना बनाए ना, वरना कोई क्यों आएगा इस काम में? वो कहेगा मैं अपना दूसरा कारोबार चलाता रहता हूँ। उसको वायबल बनाने के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज़ बेचनी है किसी को। एंड इन एनी कंट्री, हम 16 मुल्कों में देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, जहाँ पे होम फाइनेंस सही होता है वहाँ पे आपकी मार्केट लिटरली, अभी आप देखेंगे अगर यहाँ पे होम फाइनेंस ठीक हो जाए, हर शहर में आप देखेंगे कि सारे आपके वर्टिकल अपार्टमेंट्स या टावर्स बन रहे होंगे। क्यों बन रहे होंगे? क्योंकि लोग ले सकते हैं। आम आदमी आपके यहाँ पे काम करते हैं, हमारे दफ्तर में कोई काम करता है, क्या वो एक अपार्टमेंट अभी ले सकता है? बहुत मुश्किल है। कोई सपोर्ट करेगा, कोई पेरेंट्स हेल्प करेंगे तो शायद कुछ हो जाए, मगर बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स ने प्लॉट बेचा, चलो बेटा अपना ले लो, तो वो बहुत ज़रूरी है एक चीज़। होम फाइनेंस के ऊपर अलबत्ता काम काफ़ी हो रहा है, जो कि शायद आपके पास आया भी हो या आपको रिपोर्ट्स आई भी हों।
हाई कोर्ट में केस फंसा हुआ था बैंकिंग का जो सारा है कि बैंक्स का जो फोरक्लोजर का है। एग्जैक्टली अभी उस पर आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गई है। तो होपफुली वी होप कि उधर भी इसकी जल्दी इसको एड्रेस किया जाए, इसमें ये सालों साल ना लग जाए, एंड वी आर होपफुल कि ये जल्दी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि द कंट्री नीड्स इट ऑफ कोर्स और लोगों को ज़रूरत है इसकी। ठीक, मैं शुक्रिया अदा करूंगा इमरान साहब आपका, निशान साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मकसद ये का कि ज़रा सादा अल्फाज के अंदर लोगों को पता चले रियल एस्टेट के अंदर, या हुकूमत कम अज़ कम कोई अच्छा सजेशन अगर इस प्लेटफॉर्म से आपके ज़रिए हुकूमत ले सके। ये हमारा सेगमेंट इसीलिए था जी, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट के हवाले से फ़िक्रमंद हैं। हमने कोशिश की एक्सपर्ट से पूछें कि क्या हालात हैं इस वक्त, और जो सजेशंस अगर वो हुकूमत को दे सकते हैं।